DAV stakeholders, educators, sir and madam, welcome to this episode number 6 of our awareness campaign to support the cause of transparency in education. In fact, today's scheduled topic, it was on the appointment of teachers as guest faculty, but on the demand of some stakeholders, it is decided to make one more video on the DAV's CBT to cover the uncovered topics. Today we are going to discuss two important issues. One, is CTET is required for applying as computer teacher to teach primary classes? And number two, क्या CBT की क्वालिफिकेशन जो है वो DAV स्कूलों द्वारा पोस्ट एडवर्टीजमेंट किए बिना या उससे पहले चाहिए क्या? हम सब जानते हैं कि CTET की रिक्वायरमेंट कंप्यूटर टीचर्स के लिए है या नहीं है. ये बड़ा एक अनक्लियर प्रोपोजिशन रहा है पिछले सालों में, तो इसीलिए आज का वीडियो जो ये बनाया जा रहा है, और सबसे गुजारिश ये है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए. हम सभी जानते हैं कि सभी स्कूलों को रिक्रूटमेंट करने के समय जो डिफाइंड क्वालिफिकेशंस हैं एनसीटीई की या केंद्रीय विद्यालय की या नवोदय विद्यालय समिति की या सीबीएसई की या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स की, उसका पालन करना अनिवार्य है. यदि क्रम वाइज देखें तो सबसे अधिक जरूरी है और सबसे ऊपर जो है वो एनसीटीई की क्वालिफिकेशन आती है, इसको सबसे ऊपर रखा जाता है. उसके बाद एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वेयर द स्कूल इज सिचुएटेड उसको रखा जाता है. उसके बाद केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय समिति उसको रखा जाता है, या उसके बाद सीबीएसई की क्वालिफिकेशन है, और आखिर में ट्रस्ट और प्राइवेट स्कूल के रूल्स को रखा जाता है. इसका मतलब साफ ये हो गया कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो अपनी क्वालिफिकेशंस बना सकते हैं, लेकिन जो निर्धारित क्वालिफिकेशंस हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स की या नवोदय विद्यालय की या एनसीटीई की, उससे हटकर नहीं बना सकते, उसके मुताबिक ही बना सकते हैं. अब एनसीटीई की बात कर लेते हैं कंप्यूटर टीचर्स के लिए. तो एनसीटीई ने अपने गैजेट में इसके बारे में कुछ ज्यादा एलेबोरेशन नहीं किया हुआ है. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स जो है कंप्यूटर टीचर्स की पोस्ट को प्रोफेशनल डिग्रीज को मान्यता देती हैं, और जैसे बीटेक है, एमसीए है, इसलिए टीईटी उन टीचर्स के लिए ही आवश्यक माना जाता है जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं. लेकिन क्योंकि एनसीटीई और केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियम जो है इनसे ऊपर माने जाते हैं, इसलिए यदि केंद्रीय विद्यालय संगठन या नवोदय विद्यालय समिति जो है उनका लेटेस्ट नोटिफिकेशन यदि हम देखें तो उन्होंने कंप्यूटर टीजीटी के लिए सीटीईटी के लिए की मांग की है, यानी कि उन्होंने कहा है कि टीजीटी कंप्यूटर्स के लिए सीबीटी होना अनिवार्य है. लेकिन साथ ही केंद्रीय विद्यालय ने प्राइमरी टीचर्स के लिए सेपरेट, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी टीचर्स के लिए कोई पीआरटी हिंदी, पीआरटी इंग्लिश ऐसी वगैरह वगैरह पोस्ट नहीं निकालता है केंद्रीय विद्यालय. वो पीआरटी की एक कॉमन पोस्ट निकालते हैं, क्योंकि ऐसा ही कहा जाता है कि प्राइमरी टीचर्स जो हैं उनको सभी सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ाने आने चाहिए. इसलिए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने प्राइमरी टीचर्स, जहां तक कंप्यूटर पढ़ाने का सवाल है, उसको पीआरटी कंप्यूटर ना कहकर वो उसको कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट कहते हैं. जब कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट कहते हैं और प्राइमरी टीचिंग के लिए उसको लगा लेते हैं, वहां पे ना उसको बीएड चाहिए ना उसको सीटीईटी चाहिए. तो इसका मतलब यह हो गया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमों के हिसाब से प्राइमरी टीचर में कंप्यूटर पढ़ाने के लिए एक टीचर को कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन तो चाहिए, परंतु उसे सीटीईटी या इवन बीएड तक भी नहीं चाहिए, क्योंकि पोस्ट का डेजिग्नेशन ही बदल दिया गया.
उसको पीआरटी कंप्यूटर की जगह कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर कह दिया गया। यदि डीएवी मैनेजिंग कमेटी और डीएवी स्कूल्स की बात करें तो the schools have and the DAV has also asked for the CTET as mandatory for TGT computer, whereas for PRT it is not mandatory as per DAV rules to teach computers in primary classes. CTET is not required. Moreover, Kendriya Vidyalayas does not advertise subject-wise PRT posts. Therefore, private schools cannot justify creating new categories like PRT computers to bypass this CBSE and NCTE and Kendriya Vidyalaya norms. DAV is also bound to follow KV rules as per CBSE affiliation bylaws, and hence it can also designate computer instructors as a post for teaching computer to the primary class. कंप्यूटर टीचर्स के लिए मैं थोड़ा भेदभाव हो रहा है ऐसा मानता हूं, क्योंकि यदि आप सीटीईटी का सिलेबस देखें तो पेपर 1 में वहां पे प्राइमरी स्टेज में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स, 2 लैंग्वेजेस 30 मार्क्स ईच, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज 30 मार्क्स। और पेपर सेकंड में भी ऐसा ही है, 7 to 8 क्लासेस के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स, लैंग्वेजेस 2 लैंग्वेजेस 30 मार्क्स ईच, मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस और सोशल साइंस कंसिस्टिंग ऑफ 60 मार्क्स। अब देखिए, लेट्स नाउ डिस्कस हाउ दी थिंग्स आर अनफेयर फॉर कंप्यूटर टीचर्स हियर। मान लीजिए एक कंप्यूटर बेस्ड कैंडिडेट है, उसने 11th 12th ऑनवर्ड्स कंप्यूटर्स ही पढ़ा है, ठीक है, और देखिए उसने, इसका मतलब ये हुआ कि उसने सोशल साइंस जो है वो क्लास 10th तक पढ़ी है सिर्फ, और अब उसको कंपीट करना है उन कैंडिडेट्स के साथ जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं सोशल साइंसेज में। और मजे की बात है कि सोशल साइंसेस जो है उसको 60 मार्क्स का वेटेज है आउट ऑफ 150 इन पेपर 1। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है जिन लोगों ने कंप्यूटर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करा हुआ। Therefore, this cannot said to be fair play and level field for all the candidates, especially for the candidates having professional qualification like computer science and IT. I think and I am sure it violates Article 14 and Article 16 of the Constitution, that is right to equality and equality of opportunity in public employment. Therefore, I urge upon the policymakers to at least insert general science or computer science along with mathematics in paper 1 of the CTET, and at least insert computer or IT in paper 2 of the CTET for a fair play. It becomes more relevant क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1 सितंबर 2025 को जो अपना जजमेंट दिया था, उसमें कोर्ट ने कहा था कि सीईटी जो है वो सभी टीचर्स को चाहिए। तो यदि आने वाले दिनों में पीआरटी कंप्यूटर के लिए भी ये जरूरी हो जाता है तो फिर ये अनफेयर होगा। इसलिए पॉलिसी मेकर्स जो सिलेबस तैयार कर रही है सीटीईटी का, उनको ये मेरी गुजारिश पे गौर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन भी हो रहा है। अब इसके बाद बात करेंगे, जो सेकंड पॉइंट है आज का वीडियो का, वो है कि क्या सीटीईटी रिक्वायरमेंट जो है वो डीएवी स्कूलों में पोस्ट एडवर्टीजमेंट होने से पहले क्या सीटीईटी का होना जरूरी है? क्या ये डीएवी के स्कीम ऑफ अट्रैक्टिंग मोर कैंडिडेट्स के हित में है क्या? As per the latest information circulated by the DAV through its CBT team, more than 1 lakh candidates have not yet verified their documents. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं।
जिन पर मैं आपका ध्यान जो है दिलाना चाहता हूं, ताकि डीएवी सही समय पर सही सुधार कर सके। देखिए, डीएवी सीबीटी कैनॉट सेड टू बी a process to select candidates for DAV schools, as the marks obtained in the CBT do not have any role in the final selection of the candidate. Rather, it is a process to shortlist the candidates by providing PEC to shortlisted candidates so that they can apply in DAV schools as and when the posts are advertised. Now the question is, why CTET qualification is required to appear in the CBT to get a PEC? To the best of my understanding, the CTET should only be asked when the DAV schools advertise its posts and teachers apply for the posts. And it should not be asked for prior to that. इसके अलावा यदि आप देखें, डीएवी मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बीएड और डीएल कैंडिडेट्स के लिए कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं। जो परसुइंग कैंडिडेट्स हैं उनको भी कहा है कि आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसी तरीके से देखिए, सीटीईटी एग्जाम जो है अभी हुआ नहीं पिछले 1 साल से, और आने वाला सीटीईटी एग्जाम जो है वो फरवरी 2026 में होने जा रहा है। और डीएवी स्कूलों में इंटरव्यूज यदि बड़ी जल्दी भी होंगे तो मुझे लगता है मार्च 2026 से पहले नहीं होंगे। तो यदि फरवरी 2026 का सीटीईटी हम छोड़ देंगे, जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे तब मार्च में जो अपीयर हो सकते हैं, तो हमें अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी और हमें ज्यादा कैंडिडेट्स भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अप्लाई करने के लिए और खासकर सीबीटी में अपीयर होने के लिए, पीईसी लेने के लिए सीटीईटी की डिमांड जो है वो ज्यादा है और मैं समझता हूं उसकी जरूरत नहीं है। इस पर मेरा निवेदन है कि डीएवी प्रबंधन जो है वो गौर फरमा सकता है। Most of the DAV school principals are aware of these practical problems at the local level, but they all are hesitant to convey it to the DAV management, as there exists no mechanism where such suggestions are taken positively. Rather, whosoever gives any such suggestion, it is taken otherwise. You may take my example. I am helping the cause of DAV through these awareness messages and videos in this campaign, but some people are taking it otherwise, and it all speaks and discourages the principals and the teachers to participate in the decision making, which otherwise is recognized as a need in all professional organizations. Feedback, if taken wisely, it becomes a guiding light, not criticism. Healthy feedback is like medicine. It may taste bitter, but it heals. Anyhow, I have given my thoughts. Please stay tuned for our next video on guest teachers, rules, and the DAV scheme of recruiting guest teachers. Thank you very much.